से आपका अपने YouTube चैनल साइंस कैंप जोन में स्वागत है। जीओसी के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया जीओसी के सिलेबस की, मतलब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे। ओके जी। फिर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया एरोमेटिक कंपाउंड को कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एक्चुअली में एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया शब्द है। एरोमेटिक जो है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया। पहले होता था उसका अर्थ मीठा सुगंध, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसा कुछ नहीं है। अब के समय में एरोमेटिक को एक तरह का स्टेबल कंपाउंड बताया जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड एक तरह का क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ओके जी। फिर हमने आपको बात किया एरोमेटिक होने के कंडीशंस बताएं। पहले कंडीशन मैंने बताया कि वह कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन फर्स्ट साइक्लिक होना चाहिए। फिर सेकेंड कंडीशन मैंने आपको बताया कि वो प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया कि वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन उसमें होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और कॉन्जुगेटेड होने के लिए मैंने कुछ कंडीशन बताए थे आपको, जिसमें कहा था मैंने ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो। फिर उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी सी एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका हम कह सकते हैं कि इम्पटी ऑर्बिटल हो। क्या हो, इम्पटी ऑर्बिटल हो। ओके जी। और उसी को हम आज आगे बात करेंगे कि हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने कल बताया आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करते थे। ठीक है जी। पहले क्या देखते थे, कंडीशन साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक में हम दो रूल लगाते हैं, एक हकल रूल लगाते हैं और एक क्रैक्स रूल लगाते हैं। एक हकल रूल लगाते हैं और एक क्रैक्स रूल लगाते हैं। हकल रूल कहने का मतलब वो क्या हो, एबीसी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर के साथ साथ हकल रूल को फॉलो करें। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हकल रूल जो होता है वो किस पर एप्लीकेबल होता है, मोनोसाइक्लिक रिंग। कैसी रिंग हो, या तो रिंग कैसी हो, मोनोसाइक्लिक हो, या फिर रिंग जो पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइड रिंग हो। क्या हो, पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइड रिंग हो। अब पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइड रिंग कहने का मतलब क्या समझिए, बेंजीन रिंग तो हो, बेंजीन रिंग तो हो, परंतु कैसा हो, पॉलीसाइक्लिक। कहने का मतलब एक से अधिक हो। कैसा हो, एक से अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइड। देखिए यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, इसका नाम नेप्थलीन है। ओके जी, इसका नाम नेप्थलीन है। जैसे बेंजीन आप कहोगे, फिर नेप्थलीन एक होता है एंथ्रासीन, इसमें एक और इंक्रीज कर दीजिए, इसका नाम होता है एंथ्रासीन। ठीक है जी। तो हम जो हकल रूल जो होता है, हम केवल मोनोसाइक्लिक सिस्टम होगा या फिर पॉलीसाइक्लिक में बेंजोनाइड रिंग होगा तभी पर वहां पर हम एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज हकल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड रिंग होगा, मतलब वहां पर बेंजीन रिंग नहीं होगा, मतलब वहां पर क्या कह रहे हैं, बेंजीन रिंग नहीं होगा। ऐसे केसेस में हम कौन सा रूल एप्लीकेबल करेंगे भाई, क्रैक्स रूल। और यहां पर क्या जरूरी है, C2 एक्सिस। मैं आपको अभी बताऊंगा क्या होता है C2 एक्सिस। ठीक है जी, क्या होता है, कैसे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं C2 एक्सिस, कैसे हम बताते हैं कि यहाँ पर C2 एक्सिस है कि नहीं है। लेकिन केवल आप इतना जानिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में दो रूल एप्लीकेबल हो। एक आपका कौन सा है, हकल रूल, एक है आपका क्रैक्स रूल। हकल रूल कहां लगाओगे, एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक या फिर पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइड रिंग। और जबकि क्रैक्स रूल कहां लगाओगे, क्रैक्स रूल जो लगाओगे वो आपका रहेगा पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड सिस्टम या नॉन बेंजोनाइड रिंग पर लगाओगे। और जबकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए मैंने कहा एबीसी, कंडीशन साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, एबीसी तीनों फॉलो के साथ साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें। किसको फॉलो करें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें। वो कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये कैसा कंपाउंड होता है, अनस्टेबल। और कैसा अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने आपको नॉन एरोमेटिक के बारे में बताया था, जहां पर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ना हो, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ही ना हो और कंडीशन ए बी सी या इसमें किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पर देखोगे आप डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। केसेस जहां पर या तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ जाए,
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आ जाए, या फिर सिस्टम आपका कैसा हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके जी, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इतना कुछ हमने आपसे डील कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देना चाहता हूं, वो क्वेश्चन आप देखिए और उससे बताइए क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। ये मैंने एक कंपाउंड दिया, इसका नाम है आपका पिरिडीन। क्या नाम है, पिरिडीन। ओके जी, अब आपको बताना है पिरिडीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं उनको लगाओगे तो आप देखोगे कि भाई डबल बॉन्ड क्या है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट एक लोन पेयर भी है। कुछ लोग लोन पेयर को भी ऐसे जोड़ लेंगे कि भाई यहाँ पे देखोगे कि 4 हो गया टोटल। देखो 1 2 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ऐसा केस इसमें नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पिरिडीन में जो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, या कह सकते हो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, देखिए एक्चुअली में ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। अगर ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा तब ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक। क्योंकि कंडीशन आप देखिए साइक्लिक है और सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब प्लेनर भी है। फिर देखा हमने कॉन्जुगेशन भी है, और ये अगर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमारा कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि भैया ये अगर देखोगे तो ये क्या है, मोनोसाइक्लिक है, और मोनोसाइक्लिक में ही आपको क्या करना है, हकल रूल को एप्लीकेबल करना, हकल रूल लगाना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे ये इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए इसका अगर हम मॉडल देखें तो देखिए, अगर हम पिरिडीन के मॉडल की बात करेंगे तो एक्चुअली में पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है। ओके, ये जो आपको दिखाया गया है, ये लोन पेयर दिखाया गया है। ठीक है जी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस तरह से बनाया है मैंने, लेकिन इसको एक्चुअल वे में ये ऐसे है। ठीक है जी, ये ऐसे है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 कार्बन एटम है, ये ब्लैक बॉल और ये ब्लैक बॉल, 2 कार्बन एटम डबल बॉन्डेड हैं, और इसके साथ भी ये हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम अटैच है। इसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अगर आप देखिए तो ये डबल बॉन्ड इन दोनों एटम के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड। ये वाला ब्लैक बॉल जो इसके साथ लोन पेयर लगा हुआ है, ये हमारा क्या, नाइट्रोजन एटम। ये है हमारा क्या, नाइट्रोजन एटम। इनके बीच भी हमारा इस कार्बन इस नाइट्रोजन के बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, जब इसके p ऑर्बिटल्स को देखेंगे, जब इसके हम क्या करेंगे, p ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो इसके p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए ये n है, ठीक है जी। इसका जो लोन पेयर है ये यहाँ पे है। अब इसके जो p ऑर्बिटल है, देखिए ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, एम्पटी p ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में जा रहे हैं। ठीक है जी। और ये देखिए पाई बॉन्ड वाला जो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारा क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली में ये देखिए जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस p ऑर्बिटल के कहां पर है, परपेंडिकुलर है। इसलिए यहां क्या होता है, परपेंडिकुलर होने के कारण ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता। मतलब कॉन्जुगेशन क्या, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेशन क्या, एक तरह का इलेक्ट्रॉन को जो डिलोकलाइजेशन कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है ये लोन पेयर। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व न होने के कारण ये हमारा कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है जी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा है एक लोन पेयर है। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसा लोन पेयर जो डिलोकलाइजेशन में न गया हो।
ऐसा लोन पेयर जो डिलोकलाइजेशन में न इन्वॉल्व हुआ हो। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 और एक लोन पेयर टोटल 3 कहने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा पिरिडीन कैसा है? पिरिडीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है जी। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पिरिडीन जो है आपका कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम आगे बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड रिंग की बात करेंगे, उसमें हम कैसे एरोमेटिसिटी बताते हैं, आई मीन से हम कहना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रैक्स रूल की। किसकी बात करेंगे? क्रैक्स रूल की, उससे भी हम एरोमेटिसिटी बताते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी इन नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, मतलब आपका कंपाउंड कैसा है? बेंजोनाइड नहीं है, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड में अब हम बात करेंगे कैसे हम निकालेंगे एरोमेटिसिटी। उसके लिए क्या है? क्रैक्स रूल। क्या है जी? क्रैक्स रूल। भाई पहले तो कंडीशन क्या होगा, कैसे वैलिड करोगे, कैसे लगाओगे कंडीशन? तो दिस रूल इज वैलिड फॉर नॉन बेंजोनाइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ये रूल भाई किसके लिए एप्लीकेबल है? ये बात ध्यान रखिएगा, किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन बेंजोनाइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर C2 एक्सिस, अब हम बात करेंगे अभी C2 एक्सिस क्या होता है, लेकिन पहले ये जान लीजिए C2 एक्सिस मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो वो आपका नॉन बेंजोनाइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें C2 एक्सिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। फिर हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कि उस नॉन बेंजोनाइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं। अगर डबल बॉन्ड जितना निकाला n, डबल बॉन्ड में से एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, अगर इवन आ रहा है डबल बॉन्ड अगर इवन आ रहा है अपने एक सब्सट्रैक्ट करने पर, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अगर n-1 करने पर एक ऑड आ रहा है, डबल बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड जितने उनमें से एक घटाने पर अगर ऑड आ रहा है, तो ऐसा कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो भैया क्रैक्स रूल बहुत इजी है, बस आपको C2 एक्सिस पहचानना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पहचानना है? C2 एक्सिस पहचानना है। तो समझ गए क्या करना है भाई? किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन बेंजोनाइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें जरूरी होगा, क्या जरूरी होगा? C2 एक्सिस। और कंडीशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब n कैलकुलेट करो, n-1 होगा तो वो क्या होगा? एरोमेटिक। n-1 करने पर इवन आए तो वो एरोमेटिक, अगर n-1 करने पर अगर ऑड आ रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम बात करेंगे C2 एक्सिस की, ठीक है जी। C2 एक्सिस स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। C2 एक्सिस स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। जब तक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को नहीं जानेंगे तब तक आप C2 एक्सिस नहीं बता पाएंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे? एक इमेजिनरी एक्सिस होगा, एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू ए मॉलिक्यूल। अब किसी मॉलिक्यूल से उसे पास करोगे, रोटेशन ऑन विच थीटा, मॉलिक्यूल को थीटा एंगल पे रोटेट करने पर उसका जो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आए, कैसा ओरिएंटेशन आए? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आए, मतलब कि सेम ओरिएंटेशन आए, उसी में हम कहेंगे मॉलिक्यूल में क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखिए जैसे हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, हम किसकी बात करें? H2O मॉलिक्यूल की। तो देखो H2O मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है OH, इधर वाले को मैंने 1 कह दिया, इधर वाले को मैंने 2 कह दिया। देखो जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका H2O मॉलिक्यूल, ओके जी। ये क्या है आपका? H2O मॉलिक्यूल। अब देखिए आपको क्या करना है? एक इमेजिनरी एक्सिस एज्यूम करना। पहले तो क्या एज्यूम करना है? इमेजिनरी एक्सिस। एक इमेजिनरी एक्सिस अगर हम बात करें तो ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब कहने का ये हो रहा है कि एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑन विच थीटा, रोटेशन किस पे करना है? थीटा किसी एंगल पर रोटेट करना है और उनका कैसा आ जाए? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ जाए। कैसा? जैसा है ये वैसा आ जाए, तो ऐसे में हम कहेंगे वहां पर क्या प्रेजेंट है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम कैलकुलेट करेंगे कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि C3 है, ठीक है जी। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन हमें जरूरत केवल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की ही है, क्योंकि आपको पता है क्रैक्स रूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी
चाहिए, तभी वो कहेंगे आप कि क्रैक्स रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप उसमें नहीं बता सकते कि वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो मस्ट बी प्रेजेंट C2 एक्सिस। तो चलिए देखिए हमने क्या किया, एक इमेजिनरी एक्सिस लिया, इमेजिनरी एक्सिस या आप कह लो सुई, आप इस तरह निडल पास कर दीजिए इमेजिनरी एक्सिस। अगर आप रोटेट करोगे इसे 180 डिग्री पे तो आप देख रहे हो जो आगे जो लिखा हुआ था, ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 जो मैंने नंबरिंग दी थी वो नंबरिंग आपकी हट गई, या कह सकते हो जो फ्रंट फेस था वो बैक फेस आगे हो गया और फ्रंट फेस इसका पीछे हो गया। कितने डिग्री पर रोटेट करने पर? 180 डिग्री पर रोटेट करने पर। तो ये इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं है, पहले मॉलिक्यूल ऐसे था और आपने जब रोटेट किया तो मॉलिक्यूल ऐसे हो गया। अगर फिर अब इसका 180 डिग्री पर रोटेशन कर दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मतलब पहले मॉलिक्यूल ऐसे था, इसको एक बार रोटेट किया आपने तो ये मॉलिक्यूल जो फ्रंट फेस था वो बैक फेस चला गया, जो बैक फेस था वो कहां गया? फ्रंट फेस पे चला आया। और एक बार जब फिर से आपने रोटेशन किया तो बैक फेस वाला मॉलिक्यूल कहां से आ गया? फिर से फ्रंट फेस पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर अब इसका स्ट्रक्चर हो गया। कितने बार रोटेशन करने पर? 2 बार रोटेशन करने पर। और कितने एंगल पर रोटेट किया आपने? 180 डिग्री पे रोटेट किया। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कैसे आप निकालते हो? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखिए n बराबर आप कहते हो n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा कितने डिग्री है? 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे n बराबर 360 अपॉन 180। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। देखिए यहाँ पे आप कह रहे हैं 2, ठीक है जी। अब देखो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका Cn, क्या होता है? Cn, और n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा है? C2। क्या है? C2। इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बार फिर से बता दें, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 2 लिखा हुआ है। ओके जी। अब देखिए ये इसका फ्रंट फेस है, ये वाला इसका बैक फेस है। जब इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो इसका जो बैक फेस था वो फ्रंट फेस हो गया और जो फ्रंट फेस था वो बैक फेस हो गया। ओके जी। फिर इसको अगर रोटेट कर दिया 180 डिग्री तो हमने कितनी बार रोटेशन किया? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाने के लिए हमने 2 बार रोटेशन किया। मतलब हमने कहा n बराबर 360 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा कितना एंगल पर रोटेट किया? 180 डिग्री पे रोटेट किया। और जब इसे 180 डिग्री पर रोटेट किया तो हमको क्या दिखा? n की वैल्यू 2 दिखी। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Cn से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है आपका? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। अब हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे नॉन बेंजोनॉइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड पर। पहले तो ये देखिए भाई, ये हमारा नॉन बेंजोनॉइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, और ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया क्रैक्स रूल लगाना है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले क्या? C2 एक्सिस, ठीक है जी। C2 एक्सिस। और क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? भाई मैंने अभी बताया कि हमको किसी इमेजिनरी एक्सिस को, एन इमेजिनरी एक्सिस, कोई एक इमेजिनरी एक्सिस मॉलिक्यूल से पास हो और उसे किसी एंगल थीटा पर रोटेट किया जाए और कुछ रोटेशन के बाद उसमें क्या देखने को मिले, मतलब यहाँ पे फिक्स 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे और रोटेशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखो इस केस में अगर हम C2 एक्सिस पहचाने तो ये यहां से अगर हम पास करें तो ये है हमारा C2 एक्सिस। एक ये भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से मॉलिक्यूल को पास करता हुआ एक C2 एक्सिस निकलेगा। देखो C2 एक्सिस कैसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसे एक बार रोटेट कर दोगे, इसको जब एक बार आप क्या कर दोगे? रोटेट कर दोगे, तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल है, रोटेट किया तो हमारा क्या होगा? फ्रंट फेस जो है बैक फेस हो जाएगा और फ्रंट फेस क्या हो जाएगा? बैक फेस हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर एक बार रोटेट करोगे तो आपका क्या देखने को मिलेगा? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ऐसे केसेस में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो जब आपका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया तो आप कैलकुलेट करो, काउंट करो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ DB, डबल बॉन्ड मतलब n, डबल बॉन्ड कितने? n बराबर 4 आया। ओके जी, 1 2 3 4। अब देख लो क्या करना है? n माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब अगर हम 1 तो क्या है हमारा ये ऑड। जब ऑड आता है तो हमने आपको बताया क्या कैसा कंपाउंड है ये हमारा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं इसका नाम है पेंटिलीन। और पेंटिलीन कैसा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके जी।
फिर से हम अगले क्वेश्चन की बात करें हेप्टलीन की। यहां पर भी अगर आप सोचो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक यहां से दिख रही है और एक आप इधर से भी आप एक लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये कैसी है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप देखोगे तो यहां से C2 एक्सिस मिलेगा, क्योंकि आप देखो C2 एक्सिस क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल को 2 बार रोटेट करना है और सेम ओरिएंटेशन, जो पहला ओरिएंटेशन है वही ओरिएंटेशन आ जा रहा है। एक बार रोटेट करोगे तो फ्रंट बैक में हो जाएगा, बैक फ्रंट में हो जाएगा, फिर से रोटेशन करोगे तो वो अपना इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन में आ जाएगा, ठीक है जी। तो C2 एक्सिस यहां पर भी है, तो फिर कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ डीबी। डीबी मतलब डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 6। n बराबर 6 आ रहा है, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा जी, 5। और 5 आपका क्या है, ऑड नंबर, तो ये भी हमारा कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है जी। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका नाम एजुलीन है। यहां से भी अगर आप बात करो तो C2 एक्सिस है। C2 एक्सिस मतलब आप इसको 2 बार रोटेशन करोगे और 180 डिग्री पर रोटेशन करोगे तो सेम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ जाएगा। फिर से यहां पर, और यहां पे कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, तो 5 n इक्वल टू 5 आ गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, n माइनस 1 इक्वल टू 4, मतलब ये इवन नंबर है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो एजुलीन हमारा कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब देखो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। और आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ ज्यादा नहीं सीखा, सिंपल सा आया। मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड, थोड़ा सा डिफिनेशन कहाँ का एप्लीकेबल होता है, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बताया। फिर उसके बाद आपको क्रैक्स रूल सिखाने की कोशिश की। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।